नमस्कार दर्शकों, हेल्थ केयर और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों से परिपूर्ण हमारे एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चिकित्सा की बहुत प्राचीन पद्धति के बारे में, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जिसका पूरे विश्व में आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्रचलन बढ़ रहा है, और इसका कारण अन्य पैथियों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और आज हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है पंचकर्म। पंचकर्म क्या है, इसके किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किस तरह की बीमारियों के लिए ये कारगर है, और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए आज हम मौजूद हैं राधारमण आयुर्वेदिक कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गोविंद मोयल के साथ। तो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे सबसे पहला प्रश्न हमारा और हमारे दर्शकों का ये रहता है कि पंचकर्म को अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि पंचकर्म, जैसे कि आपको नाम में ही समझ में आ रहा है, आम भाषा की अगर आप बात करें तो नाम में समझ में आ रहा है पांच कर्म। तो ये 5 वेज हैं, 5 ऐसे तरीके हैं, 5 ऐसे रास्ते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं, जो आपकी बॉडी में पॉइजन्स या फिर किसी भी प्रकार के मल जमा हो रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और इसके लिए एक डेफिनेशन दी जाती है कि पंचकर्म में क्या होता है कि आपकी बॉडी के बढ़े हुए दोष मतलब गंदगी, आपकी बॉडी के बढ़े हुए दोषों को समीपस्थ मार्ग से बाहर निकालना है। अब जैसे कि अब हमारे मल में कोई दिक्कत है तो हम हमको एनल रूट से बाहर निकालेंगे। अब हमारी स्टमक में कोई गंदगी जमा हो रही है तो हम उसको ओरल रूट से बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार नासिका में कोई गंदगी जमा हो रही है तो उसको नाक से बाहर निकालेंगे। तो पंचकर्म में ऑल ओवर अगर अपन साधारण भाषा में देखा जाए तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है जी। तो ये तो हो गई गोविंद जी एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कि पंचकर्म में आपने बताया कि 5 चीज़ें शामिल होती हैं और 5 तरीक़ों से आप उसमें काम करते हैं। और अगर हम उनके पंचकर्म के आयुर्वेद की उसमें जाएं तो उसके किस तरह के सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांतों पर ये आधारित होता है पंचकर्म, और कैसे ही काम करता है? बिल्कुल, एक्चुअल में क्या है कि आयुर्वेद में जो चिकित्सा पद्धति अपनाई गई है वो 3 दोषों यानी त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर बनाई गई है जी। तो उसी प्रकार पंचकर्म भी जो आयुर्वेद की रूट प्रोसेस है, रूट ट्रीटमेंट है, वो भी त्रिदोष सिद्धांत पे काम करती है। त्रिदोष कैसे? वायु यानी वात, पित्त, अग्नि और कफ यानी कि पूरी की लिक्विडिटी बॉडी की। तो वात, पित्त और कफ, इन 3 सिद्धांतों पर हमारा पंचकर्म काम करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आचार्य वाग्भट बोलते हैं हमारे कि वायु, पित्त, कपश्चेति त्रयो दोषो समासतः, यानी कि हमारी बॉडी में जो 3 दोष होते हैं इन्हीं तीनों दोषों को बैलेंस बनाना ही स्वास्थ्य है। और अगर तीनों दोषों का अगर बैलेंस बिगड़ता है तो वो क्या है? रोग है। तो ये त्रिदोष सिद्धांत पर काम करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर आप किसी रोड पर गाड़ी लेके जा रहे हैं, यानी कि वो रोड बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, तो उस पर गाड़ी बड़े आराम से चल जाएगी। लेकिन अगर वो रोड में गड्ढे हैं, यानी कि दोष विकृत हो गए, ऊपर हो गया, नीचे हो गया या फिर घाटी है, तो वो गाड़ी जाएगी तो सही आपकी, लेकिन उतनी स्मूथ और उतनी स्पीड से उतनी तरीके से जा नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पंचकर्म हमारा क्या करता है? त्रिदोष सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन ये करता क्या है कि बढ़े हुए दोषों को घटाता है, घटे हुए दोषों को बढ़ाता है, यानी कि बॉडी में बैलेंस लाता है जी। तो ये जो आपने बताया है कि तीनों दोषों का जो संतुलन करे वो पंचकर्म है। बिल्कुल। तो ये अगर पंचकर्म की बात करें और संतुलन की बात करें तो ये जो असंतुलन आता है तो किस किस तरह के असंतुलन आप किसी भी रोगी में पाते हैं? तो सही सवाल है आपका। एक्चुअल में दोष उत्पन्न होता है जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल चीज़ें नहीं हैं उनको हम इंटेक्ट करते हैं। अगर मान लो आपने पित्तवर्धक आहार लिया तो आपकी बॉडी का पित्त बढ़ेगा, आपने कफवर्धक आहार लिया तो आपकी बॉडी का कफ बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपने वातवर्धक आहार लिया तो आपकी बॉडी का वात बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 दोष एक साथ बढ़ जाते हैं जी, है ना। कभी कभी 3 दोष एक साथ ही बढ़ जाते हैं। तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ये समझना होता है एक्चुअल में किस दोष की प्रधानता है जी। उस दोष की प्रधानता के आधार पर उसकी चिकित्सा की जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आयुर्वेद में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एक आमाशय में, जैसे आपने सुना होगा कि खट्टी डकारें आती है, मैं आम भाषा में बताऊँ, उसको एसिडिटी बोलते हैं। आमाशय में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पे कफ जमा होता है। लेकिन एक वमन प्रक्रिया होती है पंचकर्म में। वमन प्रक्रिया के द्वारा हम बॉडी का क्या करते हैं? शोधन करते हैं। शोधन के द्वारा जमा हुआ कफ पूरी तरह से स्टमक के साथ साथ उसके आसपास या बॉडी में कहीं भी होता है तो वो स्टमक के द्वारा बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस से पेशेंट को तुरंत आराम और राहत मिलता है। और धीरे धीरे अगर इस पंचकर्म को अगर आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लो और टाइम पे अपना शोधन करते रहो
तो फिर किसी भी प्रकार के दोष की ना बढ़ने की संभावना रहती है ना घटने की संभावना रहती है, बिल्कुल बैलेंस में चलता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप एक थोड़ा सा रूट कॉज में इसके में जा रहा हूँ कि रूट क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम वमन हम करवा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो हम करवा रहे हैं कफ की कंडीशन में। इसी प्रकार क्या है कि बस्ती अगर हम दे रहे हैं, एक बस्ती चिकित्सा होती है, उसमें क्या होता है कि एनल रूट से हम मेडिसिन, चाहे वो क्वाथ के फॉर्म में हो या फिर ऑयल की फॉर्म में हो या फिर घी की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, एनल रूट से उसको पुश करेंगे। तो ये इस प्रकार से ट्रीटमेंट का मोड चलता है। जी जी। तो इसमें दो प्रश्न और निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आपने हमें बताया। तो ये तो आपने बताया है कि जब प्रकृति विरुद्ध आप आहार लेते हैं तो उस तरह से संबंधित दोष आपके बॉडी में सामने आते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे दोष आपकी बॉडी में कुछ आनुवंशिक कारणों से भी होते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जो आपने बोला कि समय समय पर आपको पंचकर्म लेना चाहिए, तो इसकी अवधि क्या होना चाहिए, कितने समय के अंतराल पर पंचकर्म लिया जाना चाहिए? तो ये हमारे दो प्रश्नों के उत्तर और दीजिएगा। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है कि जो 5 कर्म है ना, ये हर दोष के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हर पंचकर्म की, हर प्रोसेस की ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा ऐसे समराइज करके बताऊं, 5 कर्मों के पहले मैं आपको नाम बताऊं। क्या होता है, सर्वप्रथम होता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। इन 3 कैटेगरी में हम 5 को डिवाइड कर लेते हैं। पूर्व कर्म में क्या होगा, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन से क्या होगा, बॉडी में मसाज करेंगे, यानी कि पूरी बॉडी में हम ऑयल पहुंचाएंगे। स्वेदन से फिर क्या करेंगे कि हम उस ऑयल से जो हमारा पार्ट मुलायम हुआ उसको और सॉफ्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया आती है। जैसे कि अभ्यंग को मान लो, अभ्यंग यानी कि मसाज, ये भी पंचकर्म के पूर्व कर्म का एक हिस्सा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आचार्यों ने हमारे में 7 प्रकार की पोजीशन बताई हैं अब मसाज करने के लिए, अभ्यंग करने के लिए। अब अभ्यंग करने के लिए 7 प्रकार की प्रोसीजर बताई हैं, पोजेस बताए हैं। इनमें हर पोजेस में आपको 5 से 7 मिनट तक का टाइम गुजारना होता है। तो इस प्रकार से अगर पूरा अभ्यंग की अगर अपन बात करें तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में ये पूरी प्रक्रिया आपकी पूरी होती है। और इसको कम से कम आपको 7 दिन से लेकर 14 दिन तक आपको, या फिर 21 दिन तक आपको, जैसा डिजीज़ है आपको, जैसी आपकी बॉडी को आवश्यकता है, जैसी बॉडी की आपकी बनावट है, स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम इसको 7 दिन से लेकर 21 दिन तक ले जा सकते हैं जी। दूसरा शोधन प्रक्रिया मैंने आपको बताई, वमन और विरेचन। वमन में क्या होता है कि हम आमाशय से वमन के द्वारा, यानी कि वोमिटिंग के द्वारा हमारे गंदगी को, बॉडी की गंदगी को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार विरेचन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लूज मोशन लगवाते हैं पेशेंट को, मेडिसिन खिला पिला के। उसके द्वारा क्या होता है कि जो ऊपर की गंदगी होती है इधर से बाहर निकलती है, और ये एनल रूट वाली गंदगी या इंटेस्टाइन गंदगी होती है वो निकलती है हमारी विरेचन के द्वारा। तो वमन और विरेचन दोनों की अगर अपन बात करें, अगर वमन की अकेले बात करें तो इसमें क्या होगा, आपको 5 से 7 दिन तक आपका घृतपान होता है, घी पिया जाता है। फिर उसके बाद 2 दिन का विश्राम काल होता है। फिर उसके अलावा 3 दिन का जो टाइम रहता है वो पूरा क्या रहता है कि वमन की प्रोसेस में कंक्लूड होता है। तो 3 दिन वो होगा, 5 दिन ये होगा, 8 दिन, और 7 दिन का लगभग संसर्जन कर्म हो गया। तो 8, 7, 15, लगभग 15 दिन, या मैक्सिमम मान लो किसी पेशेंट में कभी कुछ रुकावट आ जाती है या फिर पेशेंट की घी पीने की इच्छा नहीं होती है तो ये 20 दिन तक भी जा सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, आपने ये मेरे प्रश्न नंबर 2 का तो आंसर दे दिया था, लेकिन प्रश्न नंबर 1 अभी भी अनुत्तरित रह गया है, जिसमें कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या इसमें कोई अनुवांशिक कारण भी होते हैं जिससे आपके कोई दोष बढ़े हुए हों? देखिए, अनुवांशिक कारणों का तो ऐसा रहता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो जेनेटिकल डिफेक्ट आ रहा है उसको तो चेंज कोई कर नहीं सकता है, लेकिन हाँ उसको कंट्रोल बहुत हद तक किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, सोरियासिस ऑटोइम्यून डिजीज हम सब जानते हैं। मैं किसी भी पद्धति का नाम नहीं ले रहा हूँ, और पद्धतियों में आप जाओ तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टीरॉइड्स दिया जाएगा, वो सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, बट वो सप्रेस भी एक लिमिट तक होता है, उसके बाद फिर वो उभर के सामने आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आयुर्वेद में इसके लिए ट्रीटमेंट दिखाया गया है वो है वमन। तो वमन के द्वारा मैं खुद भी, मतलब मैंने कई सारे पेशेंट ऐसे देखे हुए हैं कि वमन जो टाइम टू टाइम पेशेंट ले रहे हैं तो उनको वमन के अलावा किसी प्रकार की कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब इस प्रकार से उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इस प्रकार से उनका शोधन होता है कि सोरियासिस स्किन का कोई लीजन तो छोड़ो, बिल्कुल स्किन ऐसी लग जाती है कि बिल्कुल प्लेन है स्किन, बिल्कुल नॉर्मल स्किन। मतलब बड़ा ही चमत्कारिक है। अगर अपनी लाइफ में इसको लाएँ, अगर हम इसको प्रचार प्रसार करें तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक टूल साबित हो सकता है आने वाली चीज़ों समय में। जी जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इसका डेमेटोलॉजी में बहुत अच्छा इस्तेमाल है, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि पंचकर्म बहुत ज़्यादा कारगर है और पंचकर्म लिया जाना चाहिए? देखिए, पंचकर्म तो वैसे एक अथाह समुद्र है जी, आयुर्वेद का बहुत बड़ा समुद्र है। लेकिन अगर आप स्पेशली पूछें तो डर्मेटोलॉजी हो गई, मैंने बता दिया कि सोरियासिस कितना बड़ा हथियार, कितना बड़ा रोग है आज की डेट में, कितनी बड़ी समस्या जिनको होता है वो जी नहीं पाता अपनी ज़िंदगी नॉर्मली तरीके। पूरी तरह से ठीक हो सकता है सोरियासिस?
वो इसको टाइम टू टाइम आपको लेना पड़ेगा जी। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे या आपकी ज़िंदगी में घुस जाएगा, नहीं, इसको टाइम टू टाइम, आप जैसे बोलते हैं कि गाड़ी को हर महीने या 2 महीने में सर्विसिंग की जरूरत होती है, इसी प्रकार से अगर आप ये टाइम टू टाइम लेते रहेंगे, रूटीन बना लेंगे, तो वो कभी नहीं होगा जी। तो एक तो आपने बताया कि डर्मेटोलॉजी में अच्छा इस्तेमाल है, और इसके अलावा और कौन सी, और जैसे कि अपने स्पाइन के डिसऑर्डर हो गए, है ना, लंबर के प्रॉब्लम्स हो गए, सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो गए, और इवन इनफर्टिलिटी में भी, इनफर्टिलिटी में ओलिगोस्पर्मिया मेरा खुद का रिसर्च वर्क है ना, मेरा खुद रिसर्च वर्क है पूरे 1 साल का। ओलिगोस्पर्मिया में मैंने बस्ती का प्रयोग किया है, अलॉन्ग विथ एक चूर्ण मैंने लिया है, यहाँ नाम बताना ठीक नहीं है, एक चूर्ण और एक बस्ती, दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने पेशेंट में 45 डेज तक दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 से लेकर 25 तक स्पर्म काउंट बढ़ गया जी। तो मतलब इनफर्टिलिटी में हो गया एक, है ना, स्पाइन के डिसऑर्डर हो गए, डर्मेटोलॉजी हो गई, जॉइंट्स पेन हो गए, और सबसे चलो रोग ये बड़े बड़े रोगों में तो कारगर है ही सही, सबसे बड़ी बात है कि बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। मतलब पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है कि जरूरी नहीं है कि इसको केवल रोगी के लिए बताया है जी। ये स्वस्थ व्यक्ति भी इसको ले सकता है और पावरफुल या स्ट्रेंथवान हो सकता है जी। जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेंथ के लिए, और स्ट्रेंथ की जरूरत कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल लोगों को इम्यून सिस्टम से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ा है। हाँ। और इम्यूनिटी आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है। बिल्कुल। और अगर आपने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति अगर इसको लेता है तो उसकी इम्यूनिटी फर्दर बूस्ट होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये बताइएगा कि जो पंचकर्म चिकित्सा है, आपने इसके लाभ बता दिए हैं हमें, लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो धारणा रहती है कि इस चिकित्सा को जब हम लेते हैं तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ये बहुत महंगी चिकित्सा है, तो ये कितना इसमें सच है? यस, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल पे एक्चुअल में मैं भी प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की बात छोड़ दो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जब आप कदम रखोगे और भर्ती होगे तो आपका सबसे पहले बिल बनेगा 50,000 का भर्ती चार्ज। मतलब मैं एक ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तरह तरह की दवाइयाँ, बेड चार्ज, भर्ती चार्ज। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों से, क्या ये आयुर्वेद में जो पंचकर्म का चार्ज, क्या वो इतना ज़्यादा है कि आपकी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों पर अटैक करता हो? इसकी जो कुछ प्रिपरेशंस रहती हैं जो महंगी रहती हैं, वो गोल्ड प्रिपरेशंस वगैरह रहती है, मेटालिक प्रिपरेशन रहती हैं, लेकिन वो भी इतनी महंगी नहीं होती हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है आयुर्वेदिक, अब वो पंचकर्म ले रहा है, तो पंचकर्म ले रहा है, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो वो विरेचन ले रहा है, तो विरेचन लेने के लिए हम उसको पिलाएंगे 7 दिन घी पिलाएंगे, फिर उसके बाद एक दिन उसको मेडिसिन दे देंगे, मेडिसिन भी आएगी 10-15 रुपये की, इतनी कम मेडिसिन। और उसके बाद जब उसका विरेचन कर्म हो जाएगा, उसके बाद उसको 7 दिन तक डाइट फॉलो करनी है, तो उसका जो खर्चा आया है वो केवल घी पीने का आया है, 1 दिन की दवाई का आया है, और वो डाइट तो वैसे भी लेता था अपनी, तो वो डाइट जो भारी डाइट देता था उसकी डाइट को हमने कम करवा दिया। तो आप खुद ही सोचिए, एक घी पीने से लेके उसकी डाइट तक में कितना खर्चा आया होगा। और आप देखिए, आप राधा रमन कॉलेज की बात करें, हमारे यहाँ भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही रीजनेबल जो चार्जेस हैं, जाके बड़े आराम से पेशेंट एडमिट होते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं और खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आशा करते हैं कि पंचकर्म से जुड़ी हुई जितनी आपकी जिज्ञासाएँ होंगी उनका आपको समाधान मिला होगा। और इसके अलावा आपके पास कोई प्रश्न है डॉक्टर साहब के लिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर गोविंद आपके प्रश्नों के हमें जवाब दें। और इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।